Hello friends, myself Tushar Tyagi. Let us start our Companies Act 2013 पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो था उसमें थोड़ी वीडियो में ऑडियो की में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने करा था उसके जस्ट बाद पार्ट 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद उसकी पीपीटी बना लिया। तो हम क्या करता हूँ कि शुरू के 15-20 मिनट हम पीपीटी से एक बार गो थ्रू कर देते हैं उसे। तो मैंने पार्ट 1 के हिसाब से पीपीटी बनाई, तो पीपीटी बनाएंगे तो इन पीपीटी से हम पार्ट 1 कर लेते हैं और उसके बाद पार्ट 2 मॉड्यूल से करेंगे, और मॉड्यूल के साथ पार्ट 2 करने के बाद फिर मैं कल उसकी पीपीटी बना लूँगा पार्ट 2 की। और पार्ट 2 की पीपीटी बनाने के बाद कल जब आएंगे पार्ट 3 के लिए तो पार्ट 2 की पीपीटी से पार्ट 2 वाला रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही हम पिछले दिन का रिवाइज करते हुए चलेंगे एंड साथ में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पीपीटी से 1 घंटे का वन शॉट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। तो कंपनी 2013 की बात कर रहे हैं हम। इसकी सबसे पहली बात कर रहे हैं एप्लीकेशन। कोई भी एक्ट हो उसका पहला सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेशन की बात करता है। यहाँ सेक्शन लिखा है लेकिन सेक्शन 1 ही हर एक्ट का एप्लीकेशन की बात करता है। तो कंपनी 2013 का भी सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेशन की बात करेगा। क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि कंपनी 2013 जो है किस किन किन एंटिटीज पे लगेगा। तो ये लगेगा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ हियर मींस कंपनीज एक्ट 1956। इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड दिस कंट्रास्ट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। मतलब इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा कंपनी से, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कंपनी इसका प्रोविजन अगेंस्ट जा रहा है इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन से, तो उस केस में इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और इंश्योरेंस एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, कंपनी एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली बैंकिंग कंपनी में भी जहाँ बैंकिंग कंपनी लेकिन एक्सेप्ट जहाँ बैंकिंग कंपनी का कोई प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट को के कंट्रावीन कर रहा है, कंपनी एक्ट से अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग एक्ट में जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होगा, कंपनी एक्ट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनी इज इंगेजिंग इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सप्लाई बनाना पावर प्लांट, या फिर सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी बनाना पावर प्लांट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। तो उस केस में जो कंपनीज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी जो होती है उन पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लगता है, लेकिन उन पर कंपनीज एक्ट भी लगता है। तो अगर कोई चीज़ हुई कोई प्रोविजन है कंपनी एक्ट का प्रोविजन में कोई प्रोविजन दे रखा है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजन के अलग जा रहा है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो प्रोविजन है उसको मानेंगे, उसको उसे अप्लाई करेंगे, कंपनी एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई नहीं करेंगे। एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कोई भी और कंपनी किसी की स्पेशल एक्ट से हिसाब से गवर्न है तो उसमें कंपनी एक्ट लगेगा। या फिर एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट एक अलग टर्म होती है। बॉडी कॉर्पोरेट होती है मतलब उसमें से कंपनी भी आते हैं, एलएलबी होती है, बहुत चीज़ें होती है जो बॉडी कॉर्पोरेट से। तो एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सीजी में नोटिफाई फॉर द बिहाव। ने क्या कहा, मान लो कोई ऐसी कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो सीजी चाह रही है कि इस बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी एक्ट लगे, तो सीजी किसी भी टाइम नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेटरी में कि अब से ये कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 इन पे भी एप्लीकेबल होगा। ऐसे सीजी कभी भी कर सकती है, लेकिन अभी करा नहीं किसी को। मीनिंग ऑफ कंपनीज इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर हैने। हैने ने क्या कहा, ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड क्योंकि इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है कंपनी का, इनकॉर्पोरेट तो होता है नहीं, उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, तो एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करके उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कोई कंपनी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। रियल में जो हमें सामने जाकर दिखता है वो बिल्डिंग दिखता है, प्लांट मशीन दिखता है, फर्नीचर दिखता है और मेंबर्स दिखते हैं, एम्प्लॉयज दिखते हैं, रिसोर्सेज चमकते हैं। तो रियल में कंपनी नहीं होती। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन जो दिखाई ना दे। अब हम रियल पर्सन है क्योंकि हम दिखाई देते हैं, हमारे हाथ बॉडी चमकती है सामने, पूरी बॉडी चमकती है, तो हम रियल पर्सन है, लेकिन कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ क्योंकि कंपनी को लॉ के प्रोविजन से क्रिएट करा गया, जो क्रिएटेड बाय लॉ है। हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, मान लो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी आएगी वो लाइबिलिटी सारी ओनर के ऊपर जाएगी। ओनर और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अलग अलग नहीं मानती। मतलब लेट्स सपोज एग्जांपल लो, जैसे जेठालाल की शॉप है, तो जेठालाल की जो शॉप है, मान लो जेठालाल की शॉप में 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो 50 लाख की लाइबिलिटी जेठालाल की होगी। मान लो उसके पास बिजनेस में प्रॉफिट है 20 लाख का, तो उसे 30 लाख कहाँ से देने पड़ेगा, 30 लाख उसे अपने पर्सनल एसेट से देने पड़ेंगे, अपने पर्सनल घर से देने पड़ेंगे।
लेकिन कंपनी में ये प्रोविजन नहीं होता। कंपनी में मान लो 50 लाख का लॉस हुआ और एक जेठा एक शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर है 20 लाख तक के, तो वो सिर्फ 20 लाख तक के लाइबल है, उसके पर्सनल लाइबल एसेट जो है वे लाइबल नहीं होंगी इस कंपनी की। इसमें क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सेपरेट एंट्री होता है, कंपनी अलग होता है और उसके मेंबर्स या फिर जिसे कहते हैं हम शेयर होल्डर अलग चीज होते हैं। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मेंबर्स में कम और गो और डाई बट कंपनी इज स्टे अलाइव, मतलब मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स के आने जाने मतलब ऐसा, मेंबर्स आज मेंबर मैं हूँ, फिर मैंने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो कल को कोई और मेंबर बन गया, तो मेंबर्स तो चेंज होते रहेंगे। या फिर मान लो किसी मेंबर्स की डेथ हो गई तो मेंबर की डेथ भी होगी लेकिन कंपनी चलती रहेगी। अब ऐसा हुआ करता है कि मेंबर की डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाती, तो फिर दिक्कत थी। आज मान लो मुकेश अंबानी जी कंपनी चला रहे हैं, कल को आनंद अंबानी चलाएंगे, तो मेंबर जाते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं, तो लेकिन कंपनी ऑन गोइंग चलती रहती है। एंड अ कॉमन सील की हेज मीन्स, जैसे हम तो एक नेचुरल पर्सन, मतलब हम तो एक ह्यूमन बीइंग ऐसा पर्सन हम सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम तो रियल पर्सन हम सिग्नेचर कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने बिहाफ में सिग्नेचर कैसे करेगी? ना उसके हाथ है ना पैर, कुछ नहीं है। तो इस केस में क्या था, कॉमन सील होती थी। कॉमन सील आ गया है, मैं दिखा देता, एक सेकेंड। कॉमन सील सब फीचर्स आगे भी है ना, और उसमें नेम होता है, उसकी पिल वो होती है, सेकंड में दिखाई देता हूँ ना, ये रही। तो यहाँ पे होता है कॉमन सील, जैसे गोल किसी भी एक शेप में हो सकती है, नेम कंपनी का, सिटी का नेम, और कब वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुई, ऐसा करके कॉमन सील होती है, जिससे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो करते हैं कंपनी के। लेकिन अब कॉमन सील ऑप्शनल है, पढ़ते हैं आगे। कॉमन सील ठीक है, लेकिन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 क्या कहता है, उसने टर्म्स कंपनी को डिफाइन करा है किसी अलग तरीके से। हेनरी की तरह का एक अलग तरीका था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनी को एक अलग डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है वो? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन था? 1956 का। अच्छा, ये ऐड को ये क्यों लिखना पड़ा और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, इसकी नीड क्या थी? अगर ये लिखते तो 2013 से पहले बनी हुई सभी कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन से बाहर चली जाती, तो उन्हें भी कंपनी 2013 से पहले की बनी हुई कंपनी को कंपनी 2013 की डेफिनेशन के अंदर लाना था, इसलिए ये ऐड करा गया अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अगर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी कंपनी की इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो भी 2013 के अंदर ही मानी जाएगी, या फिर उसे भी एक प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो कंपनी 2013 में लिखित है। फीचर्स, ये फीचर्स तो हेनरी वाली डेफिनेशन से हुए हैं जनरेट, पढ़ लेते हैं एक एक फीचर को। सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी अलग है उसके मेंबर्स अलग हैं। परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन मेंबर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, मेंबर आएंगे जाएंगे, और कुछ की डेथ भी हो जाएगी, चेंज भी होंगे, सब चीज होंगी, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। कंपनी जब तक चलती रहेगी जब तक जो लीगल प्रोसीजर कंप्लेक्स में दे रखे हैं वो लीगल प्रोसीजर को अकम्प्लिश करके, उन लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके, जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं होगा जब तक कंपनी चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सही बात है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग है, कंपनी की लाइबिलिटी अलग है। वो जो मैंने बताया कि मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी तो उसके थोड़ा एक्सटेंड होती है ना, कि जितना उसने जितनी वैल्यू के उसके शेयर हैं या फिर जितने की उसने गारंटी ली उतनी वैल्यू तक की वो लियो मेंबर्स लाइबल है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंट, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी का, मैंने कहा कि उसकी बॉडी नहीं है, कुछ हाथ पैर उसके खुद नहीं, तो खुद तो काम कर नहीं सकती, तो कौन किससे कराएगी? वो एजेंट से कराएगी। एजेंट कौन होंगे? ह्यूमन एजेंट। ह्यूमन एजेंट मतलब इंसान, हम। तो उसमें कौन कौन ह्यूमन एजेंट की मतलब क्या होता है कि ह्यूमन एजेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, उसमें काम करेंगे। एंड कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट सूड एंड टू बी शूड इन इट्स ओन नेम, कंपनी खुद के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो भी परचेज की कॉन्ट्रैक्ट होंगे, शेयर के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे सब कंपनी अपने नाम पर करेगी। कंपनी को अगर किसी दूसरी कंपनी को स्यू करना चाहती है किसी, या फिर किसी को भी स्यू करना चाहती है, तो वो खुद के नाम से करेगी, ना कि अपने मेंबर्स के नाम से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी अपने मेंबर्स के नाम से स्यू करे, वो खुद के नाम से स्यू करेगी। या फिर कोई और किसी कंपनी को स्यू करेगा तो वो खुद के नाम से करेगा, कंपनी के नाम से करेगा, सॉरी खुद के नाम से करेगा, कंपनी के नाम से करेगा। जैसे मान लो आज कोई कोई बंदा
रिलायंस से परेशानी, रिलायंस की किसी सुविधा से अनसेटिस्फाई है और वो चाहता है कि वो शू करना चाहता है, तो वो किसके नाम पे करेगा? मुकेश अंबानी जी के नाम पे वो करेगा या फिर रिलायंस के? वो रिलायंस के नाम पे करेगा, सीधी बात है, क्योंकि शेयर होल्डर मुकेश अंबानी जी, रिलायंस अलग अलग एंटिटी है। तो इसलिए जो केस भी होगा वो सीधा कंपनी के नाम पे ही होगा। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है? ये एक ऐसा पर्सन है जिसे सारे, एक ह्यूमन बीइंग के सारी चीजें, जो राइट ह्यूमन बीइंग है, भी राइट दिए गए हैं कंपनी को भी। तो पढ़ लेते हैं एक एक फीचर्स को डिटेल में। सेपरेट लीगल एंटिटी पहला फीचर था, इसे पढ़ लेते हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट फीचर बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोस्ट स्ट्रिक्टली फीचर ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसे दूसरों से डिफरेंस बनाती है दूसरी बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कंपनी के पास ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एक ऐसा यूनिक फीचर है जो इसे बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब एग्जांपल दो तो, जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से अलग बनाता है। लेकिन हाँ, एलएलपी में भी ये फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर नहीं होता। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मतलब बिल्डिंग फर्नीचर सब कंपनी उन्हें खुद के नाम पे खरीदती है। खुद का बैंक अकाउंट होता है जहाँ से पेमेंट और रिसीप्ट होती है। राइज लोन किसी बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूशनल लोन लेती है तो खुद के नाम पे लेती है। इनका लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी करती है तो खुद के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है तो भी खुद के नाम, सब वो खुद करती है, क्योंकि उसे लो के जरिए में, कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग है ऐसे उसे, मतलब जैसे हम एक पर्सन है, ऐसे उसे कंपनी को लो के नजर में एक पर्सन माना जाता है, लेकिन बस इतना है कि हम रियल पर्सन है, वो आर्टिफिशियल है। It is at law a person which is distinguished from its subscribers of memorandum of association. तो it is at a law a person which is different from his subscriber, हाँ ठीक है। कि सब्सक्राइबर मेमोरेंडम कौन होते हैं? जो मतलब शुरू में इनिशियली जब कंपनी क्रिएट होती है, जब उसे उसके में जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें सब्सक्राइबर मेमोरेंडम कह देते हैं। तो जो शुरू में इनिशियली मेंबर्स हैं, तो यह बाद के भी, तो जो मेंबर्स हैं वे डिफरेंट है और कंपनी से अलग है, डिस्टिंग्विश है, दोनों के अलग अलग लाइबिलिटी, दोनों के बीच में एक शेल्टर होता है, जो आगे पढ़ेंगे हम, कॉर्पोरेट व्हील होती है, एक पर्दा होता है जो दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश करता है। इट इज पर्सनली डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोजिट, हाँ, जिन्होंने बनाया वो अलग है और जो कंपनी बनी वो अलग है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग आदमी है, तो कोई दिक्कत नहीं। A member does not even have an insurable interest in company's property, जो देखो, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे है, तो उसकी जो ओनरशिप है वो भी कंपनी के नाम पे, वो उस पर हमारा कोई राइट तो आया नहीं। जब हमारा कोई राइट ही नहीं है तो हम कैसे कोई इंटरेस्ट उस पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मेंबर्स मेक डाई और चेंज, मेंबर मर भी जाते हैं और चेंज भी, बदलाव होते हैं। बदलाव कैसे होंगे? कि भाई मैंने अपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया तो वो नया मेंबर बन गया। बट कंपनी गोज ऑन टिल इट्स वाइंडिंग अप ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड बाय लॉ, स्पेसिफाई एक्ट यहाँ मीन्स कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनीज एक्ट में जो एक बाइंडिंग अप की जो प्रोसेस, जो रिक्वायरमेंट लिखी है, वो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होकर बाइंडिंग अप होगा तभी कंपनी खत्म, फिनिश होगी, उससे पहले कंपनी चलती ही रहेगी, गोज ऑन, चलती रहेगी। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली, शेयर तो कंपनी में चेंज हैंड मतलब क्या, कि आज मेरे पास शेयर, मैंने कल किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो ये तो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, लेकिन उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन बी विदिन इट्स एंड ऑफ इट्स लाइफ, क्योंकि जो लॉ से बना है वो लॉ से ही खत्म होगा। तो क्योंकि कंपनी लॉ से ही बनी है, तो वो लॉ के जो प्रोसीजर है लॉ के जरिए ही खत्म होगी। इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, की किसी मेंबर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ देयर वाज अ कंपनी विच हैव 7 मेंबर, लेट्स सपोज कोई कंपनी है जिसके 7 मेंबर हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर डाई इन एयरक्राफ्ट, किसी एक दुर्घटना में सातों के सातों की मौत हो गई, तो डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, कंपनी अब भी चलती रहेगी भले सब मेंबर की डेथ हो गई, क्योंकि उनके शेयर के लिए कोई मांगने तो आएगा ना, कोई उत्तराधिकारी तो आएगा ना उन 7 का, कि भाई ये हमारे पिताजी की, हमारी मंजी की किसी के शेयर थे, तो ये अब हमारे नाम पे कर दो, क्योंकि उनकी अब जायज हो गई। तो इसी वजह से क्या होता है कि कंपनी सक्सेसफुली चलती रहती है, चाहे उसके मेंबर्स खत्म हो जाए, मतलब मेंबर्स चेंज हो जाए, डेथ हो जाए।
अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में चार पार्टनर थे, चारों के चारों खत्म हो गए, तो फिर क्यों नहीं, कौन है, कोई नहीं, खत्म पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी। कि लाइबिलिटी जो मेंबर की होती है वो डिपेंड होती है कंपनी किस तरीके की, तरीके मतलब कंपनी जो शेयर्स, वो जो पैसा लिया है मेंबर से, वो किस फॉर्म में लिया है, मतलब शेयर की फॉर्म में लिया है, गारंटी की फॉर्म में लिया है। तो जो लाइबिलिटी है वो उस हिसाब से ही करेंगे हम चेक, whether is which is a member. We know that a company is separate legal entity we distinguish from its member. In case of a limited liability company, कंपनी का liability limited है, तो क्या होगा, the debts of the company is in totally do not become the debt of the shareholder। कि कंपनी के जो टोटल डेब्ट है वो टोटल डेब्ट शेयर होल्डर के नहीं बनेंगे, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का हुआ है। मान लो कंपनी के टोटल डेब्ट है 100 करोड़ के, लेकिन शेयर इशू हुए हैं सिर्फ 60 करोड़ के, तो शेयर होल्डर तो अपने 60 करोड़ के एंड तक का करेंगे ना, के लिए लाइबल होंगे। तो वही चीज़ है यार। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर हेल्ड करे हैं उतनी वैल्यू तक के लिए वे लाइबल है। इन नो केस कैन द शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैंने मान लो कि 10,000 के शेयर, 10,000 रुपए के शेयर खरीदी, जिसमें से मैंने 6,000 रुपए की कॉल ड्यू हुई थी, मैंने पे कर दी। अभी 4,000, वो 4,000 रुपए की मेरी कॉल पेंडिंग है, अनपेड है कॉल। तो मैं अगर कोई कंपनी के लिए लॉस हो रहा है या कंपनी को कुछ पे करना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ 4,000 तक के लिए लाइबल हूँ, ना कि पूरे अमाउंट के लिए। इन केस अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि कंपनी गारंटी लेती है कि भाई अगर हमारे बाइंडिंग हुआ तो या हम लिक्विडेशन में गए तो आप इतने रुपए तक के लिए लाइबल रहेंगे। तो ये से कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। द मेंबर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ विच द अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड टू ओनली व्हेन द कंपनी गोस इनटू लिक्विडेशन। मान लो कंपनी लिक्विडेशन में जब ही करेंगे, और वो भी उतना अमाउंट करेंगे जितने की अपने गारंटी। सिंपल है यार, कोई मान लो मैंने किसी को गारंटी दी भाई कि अगर तुझे लॉस होगा तो मुझे 2 लाख दूंगा, तो अब उसे लॉस कितने का भी हो उसमें मुझे मतलब थोड़ा ना, मैं तो सिर्फ 2 लाख ही दूंगा जितने की मैंने गारंटी ली। तो वही चीज यहाँ हो रही है। हाउएवर इफ देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लेकिन अगर नहीं, हाउएवर इफ इट इज अनलिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, तो लायबिलिटी मेंबर की अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, कि तुमने गारंटी कितने की भी ली हो, लेकिन सारा जो लॉस हो गया वो तो जितने भी वो होंगे आपस में बांटना पड़ेगा सबको। या फिर तुम्हारे शेयर होल्डर की वैल्यू से कुछ भी, तुम्हारे शेयर्स की अनपेड कॉल कितनी भी हो, लेकिन जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे सबको इक्वली बांटनी पड़ेंगे लॉस। वो होता है अनलिमिटेड के केस में। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। तो नेचुरल बर्थ के जैसा एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल बर्थ होती है, उसके अलावा की प्रोसीजर है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जितने अधिकार पर्सन को अधिकार लोगों से भी मिले हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है क्योंकि उसकी नेचुरल बर्थ नहीं हुई है। इट इज अ लीगल और जुडिशियल एड इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथन विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी राइट एक इंडिविजुअल के हमारे हैं, वो सब राइट कंपनी के भी हैं। इट कैन डू एवरीथिंग विच ए नेचुरल पर्सन कैन डू, लेकिन कुछ चीज नहीं कर सकता एक्सेप्ट सेंड टू जेल। कंपनी को जेल में क्या डालेंगे, कंपनी के वही ले जाके डॉक्यूमेंट ले जाके जेल में रखेंगे ना लोग, कंपनी जेल में आ गई। जेल में कौन जाएगा, जेल में वो जाएगा जो उसके एजेंट होंगे, अगर उन्होंने गलत करा होगा तो। एजेंट कौन होते हैं, मेंबर्स, मेंबर्स नहीं सॉरी मेंबर्स कह रहा हूँ, एजेंट कौन होते हैं, एजेंट होते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके मैनेजमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट जो है जेल में वो जाएगा, वो भी जब उन्होंने कुछ गलत करा होगा, कोई कंट्रावीन करा होगा, या जो फाइन पेनल्टी लगेंगी वो सब उन्हीं पे लगेंगी, कंपनी पे नहीं जाती। टेक एन ओथ, कंपनी खुद ओथ मतलब शपथ जैसे लेते हैं ना, कि डॉक्यूमेंट एक मतलब जो होली बुक्स होती है उनकी शपथ लिवाई जाती है कोर्ट में, तो ऐसे कंपनी शपथ नहीं ले सकती, मैरी नहीं कर सकती कंपनी ऑब्वियसली। और प्रैक्टिस एज ए लर्निंग प्रोफेशनल, जैसे मान लो हम लर्निंग प्रोफेशनल बनने मतलब कोई सीए बनना है, तो कंपनी तो नहीं बन सकती ना। जैसे कभी सुना है कि रिलायंस कंपनी लिमिटेड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। हैंस इट इज अ लीगल पर्सन ऑन इट्स ओन सेंस, वो खुद के सेंस में एक लीगल पर्सन है, लेकिन उसे सारे अधिकार हैं उनके जो एक ह्यूमन को है, लेकिन ये कुछ काम वो नहीं कर सकती। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंट, जैसे कि डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज एन एजेंट।
बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कि डायरेक्टर कंपनी के तो एजेंट है लेकिन मेंबर्स के एजेंट, मतलब क्या, मतलब कि डायरेक्टर कंपनी के लिए तो आंसरेबल है लेकिन मेंबर्स के लिए आंसरेबल नहीं। मतलब आज मैं जाके मैं मालिक शेयर होल्डर हूँ एक, मेरे पे मान लो रिलायंस के दस शेयर है, तो मैं क्या मैनेजमेंट से जाके कह सकता हूँ कि नहीं नहीं भाई मेरे पे रिलायंस के 10 शेयर है, नहीं देखो तुम नहीं हो मटेरियल यहाँ से परचेज कर, तुम्हें यहाँ से परचेज करना चाहिए था। ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं उसके डे टू डे उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, भले ही मैं मेंबर हूँ लेकिन मैं डायरेक्टर के डे टू डे उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टर जो है वे मेरे एजेंट नहीं है, डायरेक्टर जो है वे कंपनी के एजेंट है। The director can either on its own name, on or through the common seal can authorize its formal act। मतलब जो फॉर्मल एक्ट मतलब जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी के यहाँ में ऑथराइज करने पड़ते हैं, जैसे कॉमन सील से हो गया, डायरेक्टर्स करेंगे वो सब है। दस ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसलिए इसी इन सब ऊपर की जो ऊपर चीज हमने 3 पॉइंट पढ़े, या फिर इसी चीजें इन्हीं चीजों की वजह से उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बना। किन चीजों की वजह से? क्योंकि उसके पास सारे राइट हैं जो एक पर्सन के पास होते हैं, वो सारी चीज कर पाता है, कुछ सिर्फ कुछ जो छोड़ के जो एक ह्यूमन कर पाता है या एक पर्सन कर पाता है, सिर्फ सिंपली कहें तो इसलिए आर्टिफिशियल। लेकिन आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि वो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में तो बिल्डिंग है, रियल में तो फर्नीचर है, लेकिन रियल में कोई कंपनी तो नहीं है, तो इसलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कॉमन सील, अब देखो कॉमन सील, ए कंपनी बीइंग इन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बेस्टोन्ड विद बॉडी। कोई कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन उसके खुद के हाथ पैर कान नाक पूरी बॉडी तो है नहीं, खुद की तो नहीं है कुछ, फॉर ए ह्यूमन बीइंग जैसे हमारे पास नेचुरल ह्यूमन के बीइंग से, देयरफॉर इट इज वर्क थ्रू द एजेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए वो एक उसमें वर्क किस तरीके से करती है, क्योंकि वो एजेंट ह्यूमन बीइंग के थ्रू वर्क करा जाता है, मतलब जो उसके बोर्ड डायरेक्टर मैनेजमेंट वगैरह होता है वो वर्क करता है कंपनी के बिहाफ में, इसलिए उसे कंपनी का एजेंट माना गया है क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ में वर्क करता है। कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी which is affixed by the officers and employees of the company on its every document। कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन पे वो कॉमन सील से एफेक्स करते हैं, मतलब कॉमन सील लगाते हैं जिससे वो ऑथेंटिकेट हो सके डॉक्यूमेंट की, हाँ ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, फेक नहीं है। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो है हैज मेड अ कॉमन सील ऑप्शन, तो इसने कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया बाय ओमिटिंग द वर्ड एंड अ कॉमन सील फ्रॉम द सेक्शन नंबर 9। तो इसमें क्या हुआ, 2015 में जो अमेंडमेंट आई कंपनी में, उसमें कंपनीज एक्ट में कॉमन सेल को ऑप्शनल कर दिया कि अब कंपनी की मर्जी है, कॉमर्शियल रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखे। लेकिन उसने कुछ अल्टरनेटिव मोड भी बताया ऑथेंटिकेशन के, अगर कॉमन सील नहीं रखी तो कैसे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करें, क्योंकि देखो लॉजिकल चीज है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट तो हमें करने पड़ेंगे। अब अगर मान लो कॉमन सील होती है, हम कॉमन सील से करते हैं, अब कॉमन सील तुमने कह दी ऑप्शनल कि तुम लो या ना लो, और अगर लेकिन अगर हम कॉमन सील नहीं लेंगे तो हमें कोई एक वे तो बताना पड़ेगा ना लोगों को कि अगर तुम इस वे से करोगे तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई माने जाएंगे या ऑथेंटिकेट माने जाएंगे, तो वो वे बताया जाएगा, तो वो वे दे रखा है मेरा। इन केस अ कंपनी डोज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स। मान लो कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो दो डायरेक्टर की ऑथराइजेशन लो, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। या फिर अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन लियो, उसकी ऑथेंटिकेशन लो और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। एक और चीज है बीच में, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतनी, कि यूके के अंदर कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया था 2006 में ही। ये दिखा जा रहा है कि हम 2015 में काम कर रहा है, वो दो यूके में 2006 में ही वो चीज हो चुकी थी। अच्छा कॉर्पोरेट बिल थ्योरी पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट बिल थ्योरी देखो क्या होता है। कॉर्पोरेट बिल थ्योरी का मतलब होता है कि ये देखो कि मान लो ये जो है ये हो गया मेंबर्स, ए बी सी इज अ मेंबर, मेंबर क्या हो, ये शेयर होल्डर क्या हो, और ये जो डी है ये एक आउटसाइडर है, ये तो ये कंपनी है। तो ये कॉर्पोरेट बिल क्या होता है, ये कंपनी को और मेंबर्स को अलग कर रहा है, देखो बीच में आ गया ना पर्दा, तो ये बिल मतलब पर्दा, कॉर्पोरेट का पर्दा जो है ये कंपनीज को और मेंबर्स को अलग अलग दिखाता है, किसकी नजरों में, डी की, मतलब आउटसाइडर की नजरों में। ये होता है कॉर्पोरेट बिल का पूरा कॉन्सेप्ट। पढ़ लेते हैं इसको। The term corporate will refer to the concept that members of the company are shielded from the liability connected to the Companies Act। कि भाई अगर कंपनीज कोई एक्ट करेगी इसके साथ तो इसके लिए कंपनी लाइबल होगी, ये मेंबर नहीं होगी, क्योंकि बीच में ये पर्दा आ रहा है, ये इसका मतलब है। इफ द कंपनी incurred any debt
और कंट्रावीन एनी लॉ, और तो ये अगर कंपनी ने कोई डेप्ट लिया है तो डेप्ट के लिए वो खुद लाइबल है, या फिर उसने कोई लॉ का कंट्रावीन करा है तो लॉ के लिए वो खुद लाइबल है कंपनी, उसके मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर लाइबल नहीं है। द कॉर्पोरेट व्हील कॉन्सेप्ट implies that the members shall not be liable for those errors in, तो जो कंपनी जो ऐसे रीडर्स है जो मेंबर्स नहीं करे उनके लिए मेंबर्स लाइबल नहीं है। इन अदर वर्ड दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंश्योरेशन, क्योंकि उन्हें भी इंजॉय करते हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेशन, सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं एक तरीके से। तो इसके बारे में तो एक इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस भी हुआ था कि सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड का क्या था कि सैलमन ने एक जगह वर्क कर रहा था, तो सैलमन ने एक कंपनी बनाई थी। सैलमन ने क्या करा, एक कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ, अपने 4 बेटे और बेटे को मिलाकर 7 मेंबर्स की एक कंपनी बनाई। और अपनी जो उनकी पुरानी बिजनेस थी, उनकी पुरानी बिजनेस थी बॉटम बूट की, मतलब शूज मेकिंग की बिजनेस थी। तो अपनी पुरानी बिजनेस से उन्होंने सारी जो अपने बिजनेस की एसेट थी वो नई बिजनेस में ट्रांसफर कर दी, जो उन्होंने सैलमन लिमिटेड कंपनी बनाई थी उसमें ट्रांसफर कर दी, और उसके बदले उन्होंने उस कंपनी में से शेयर लिए एंड डिवेंचर्स वगैरह लिए। लेकिन जो उन्होंने डिवेंचर जो लिए थे वो उसमें फ्लोटिंग चार्ज था, सिक्योर थे वे एसेट की अगेंस्ट। जब लेटर ऑन कंपनी फेल हुई, उसका लिक्विडेशन हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, सैलमन ने अपना राइट ऑफ रिकवरी मांगा, क्योंकि वे सिक्योर थे, फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर है, हम सिक्योर डिवेंचर है, तो हमारा राइट ऑफ रिकवरी पहले आ रहा है। तो उन्होंने अपना राइट ऑफ रिकवरी मांगा। लेकिन जो दूसरे अनसिक्योर क्रेडिटर थे वो इस चीज से नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा था कि ये सैलमन तो ओनर है, इस वजह से ये ओनरशिप का फायदा उठा रहा है। तो जब ये कोर्ट केस में गया तो कोर्ट को जज ने यही कहा कि देखो भाई, माना कि सैलमन ओनर है, लेकिन इस टाइम सैलमन और सैलमन लिमिटेड कंपनी दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों अलग अलग इंसान है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो इस केस में क्योंकि सैलमन का जो डिवेंचर थे वो सिक्योर थे, तो इसलिए जो सिक्योर जो उन्हें पहली प्रेफरेंस मिलेगी वो डिवेंचर पे सैलमन वालों को ही मिलेगी, क्योंकि वो सिक्योर है, फ्लोटिंग चार्ज है एसेट। आपकी जो डिवेंचर है अनसिक्योर है, तो आपको भी मिलेगा पेमेंट, लेकिन आपको पहले सैलमन के पेमेंट होने के बाद मिलेगा। तो ये कहा था कोर्ट में। तो ये केस था सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। अब कुछ केसेस होते हैं कि देखो कॉर्पोरेट एक इंश्योरेंस दे रहा था, एक इंश्योरेंस दे रहा था, इन्हें दे रहा था, मेंबर्स को दे रहा था। अब कुछ हर देखो, जब भी कोई ऐसा होता है कि जब भी हम लॉ में कोई चीज़ दे देंगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी होने लगता है। तो इस तरीके से इस कॉर्पोरेट बिल का भी एक मिसयूज होने लगे थे काफ़ी। तो इसलिए कुछ केसेस तो हैं जिस केस में जो जजेस होते हैं वो ये कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर देते हैं। मतलब कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने का मतलब इस पर्दे को उठा देंगे, तो जो सामने वाला आदमी को देख पाएगा कि कौन पीछे मेंबर है, और उनमें से कौन सा मेंबर है। मान लो बी एक मेंबर है जिसने कुछ गड़बड़ करी है, तो डी को बी चमकेगा, या डी को बी की गलतियां चमकेंगी, और डी बी को लॉ के अकॉर्डिंग वो कर डिसीजन लेगा। अब जो कि कॉर्पोरेट बिल कोई तो ना, हम थोड़ा ना कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट कौन कर रहा है, जजेस करेंगे। जजेस डिसीजन सुनाएंगे, जजेस उस हिसाब से पनिशमेंट देंगे। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल के कुछ केसेस होते हैं कब कब कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट होती है। तो पहला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इज फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। कि सबसे पहले कॉर्पोरेट जो हो जाती है कि हमारे मान लो कंपनी है, तो जो कंपनी है वो हमारी एनिमी तो नहीं। अब एनिमी क्या मतलब, कोई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी हमारी कभी एनिमी हो नहीं सकती। लेकिन कंपनी एनिमी मानेंगे इसको लॉ में जब कंपनी के एजेंट हमारे एनिमी होंगे, क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटली तो एजेंट ही चला रहे हैं। अगर कंपनी के एजेंट हमारे एनिमी प्रूफ हो गए तो कंपनी भी हमारी ऑटोमेटिकली एनिमी प्रूफ हो जाएगी। तो कंपनी के एजेंट हमारे एनिमी कब होंगे, जब मान लो कंपनी के एजेंट हमारी एनिमी कंट्रीज से हैं। मेजोरिटी कंपनी के एजेंट हमारे एनिमी कंट्री से हैं, तो उस केस में जो वो कंपनी होगी वो हमारी एनिमी कंपनी मानी जाएगी। इसके ऊपर हम आगे ही पढ़ेंगे, सारे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे बाद में। टू प्रोटेक्ट टैक्स, रिवेन्यू टैक्स। रिवेन्यू टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, वो शेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनी बन जाती है, इन्हें शेम कंपनी भी कहते हैं। तो जो फर्जी कंपनी बन जाती है इनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि ये क्या होगी, ये जो मतलब टैक्स का जो मतलब जो इनकम है उसे एज अ इन्वेस्टमेंट लेती हैं अपने पास, और एज अ लोन वापसी कर देती हैं उसे ही जिसने वो इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट पैसे दिए हैं। तो इनका सिर्फ पर्पज इतना होता है कि टैक्स चोरी कर पा सके। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, की कुछ लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए भी
लोग अलग अलग चीजें अपनाते हैं, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट लिफ्ट होती है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एन एजेंट। कई चीज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, उससे कोई चीज अलाउड नहीं है, तो वो ये करेगा अपनी सब एक सब्सिडी बनाएगा और उस सब्सिडी से वही बिजनेस कराएगा जो उसे एज अ होल्डिंग अलाउड नहीं था। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कॉर्पोरेट लिफ्ट होगी और ये माना जाएगा कि होल्डिंग को, क्योंकि सब्सिडी को होल्डिंग का ही पे, उस सब्सिडी पे होल्डिंग का कंट्रोल होता है, तो इस वजह से जो सब्सिडी और होल्डिंग है वो एक पर्सन है, उसे एक ट्रेड करा जाएगा, और जो उसके जो जो सब्सिडी वर्क कर रही थी वो वर्क नहीं करने दिया जाएगा। और अगर कोई पेनल्टीज वगैरह या कुछ है तो वो भी लगेगा किस पे, होल्डिंग पे। और डिफेक्ट लो, या फिर कोई कंपनी फॉर्म्ड एनी फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफिल्टर, मतलब लोगों का मतलब लोगों को दुरुपयोग करने के लिए, या फिर कोई फ्रॉड करने के लिए, या फिर कुछ इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए भी कंपनी बनी है, तो वो कंपनी भी उस केस में कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो जाएगी। मैंने एक ही चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टू डिटरमाइज द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज फाइंड वेदर द को एनिमी और फ्रेंड एनिमी। तो देखते हैं, अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, कंपनी डोंट हैव एनी माइंड और कॉन्सिक्वेंस, ना उसकी सोचने समझने की शक्ति तो होती नहीं हमारी तरह। देयरफॉर इट कैन नॉट बी फ्रेंड और फ्यू, तो दोस्त दुश्मन तो वो बनने की नहीं, लेकिन इट में हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एनिमी कंपनी, उसे लेकिन हम एनिमी कंपनी मानेंगे जब इट्स अफेयर, अफेयर मतलब डे टू डे बिजनेस यहाँ पे, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल्स ऑफ इट्स अफेयर्स, अंडर द कंट्रोल ऑफ द, दो बार टाइप होगी शायद, सॉरी, द कंट्रोल ऑफ द पीपल्स ऑफ एनिमी कंट्री। लेकिन अगर उसके जो डे टू डे अफेयर्स हैं या डे टू डे ऑपरेशन है वो कंट्रोल्स में है एनिमी कंट्री के, तो उस केस में भी वो कंपनी हमारी एनिमी कंपनी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एक्सप्रेस एग्जामिन द चार्टर ऑफ द पर्सन्स। चार्टर मतलब कि वो चार्टर मतलब कि जो पर्सन है उनका बिहेवियर, मतलब उनकी देखा जाएगी पर्सन कैसे हैं, अच्छे बुरे, कई पर्सन गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो वो कौन करेगा, कोर्ट में एग्जामिन कर पाएगा। कोर्ट में खुद जाकर तो एग्जाम नहीं करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा और उस हिसाब से जो अथॉरिटीज होती है एग्जामिन करेंगी। हु आर रियलाई एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो जिस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, मान लो कि अगर जो जो अभी ऐसा नहीं कि हर कोई, मान लो कोई दूसरे देश का है या हमारी हमें लग रहा है कि हमारा एनिमी देश का है तो वो एनिमी होगा, उसका एक प्रॉपर एग्जामिन करवाएगा कोर्ट। लेकिन अगर भी एनिमी प्रूफ हो गए तो फिर वो कंपनी भी एनिमी प्रूफ मानी जाएगी। तो इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था कि डैमलर बस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स कंपनी लिमिटेड। तो इसमें क्या था कि एक जो कंपनी थी, तो उस कंपनी का नाम था, जो उसकी उसके कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन था उसमें एनिमी कंट्रीज के मेंबर्स थे ज्यादा, तो उस केस में उसे भी एनिमी कंपनी माना गया। तो इन दो कंपनी के बीच में, जो दो कंपनी के बीच में कॉन्टैक्ट था, उस जो कॉन्टैक्ट में जो टर्म्स थी वो कॉन्टैक्ट को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज के बीच में बाढ़ चल रही थी। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज टू एवेड टैक्स और कंटेम्प्ट टैक्स, मतलब टैक्स की अगर चोरी के लिए कोई कॉर्पोरेट एंटिटी का इस्तेमाल करा जा रहा है तो उस केस में भी कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करेगा। इसका एक केस मार्क था जो गिलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, AIR सुप्रीम कोर्ट। तो ये केसेस थोड़े याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये कोट करने पड़ते हैं, जिनसे मार्क्स गेन होते हैं। इन दिनसो मानिजिए पैटेंट, एक दिनसो मानिजिए पैटेंट का लैंडमार्क ऐसे देखो, दिनसो मानिजिए पैटेंट दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये थे दिनसो मानिजिए पैटेंट। इनका क्या केस है, ये अपने एक टाइम के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, जैसे एक आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला सर थे, तो इसी तरीके से एक टाइम में ये भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, सर दिनसो मानिजिए पैटेंट। इन्होंने क्या कहता है, इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट जेन्युइन कंपनी एट ऑल, merely the assess himself disregard under the legal entity of a limited liability. The SSC earned, देखो ये उसके केस, इस केस के भी है जो फैक्ट है, क्या थे पढ़ते हैं ऐसे। द SSC कौन, जिसको मानिक जी पेटेंट, अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। अब देखो अगर मान लो कोई शेयर में ज्यादा खूब शेयर में इन्वेस्ट है तो ह्यूज डिविडेंड भी ज्यादा आएगा,
तो उन्हें ह्यूज एसएससी अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो उन्हें काफ़ी डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम जनरेट हो रही थी उनकी उस टाइम पे। सो उन्होंने कई सम कंपनीज बनाई, उन्होंने कुछ कंपनी ओपन करी एंड परचेज देयर शेयर इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जो उन्हें डिविडेंड और इंटरेस्ट से इनकम हुई थी उस इनकम से उन्होंने कंपनी बनाई, खुद से कंपनी बनाई फर्जी, जो सिर्फ पेपर पर एग्जिट करती थी, जिनका कोई बिजनेस नहीं था। वे कंपनी बनाई और उस कंपनी के शेयर को परचेज कर लिए उस डिविडेंड की और इंटरेस्ट की इनकम से। और दिस इनकम वाज ट्रांसफर बैक टू द एसएससी। एसएससी फिर ये एसएससी मतलब ये जी बाय वे ऑफ लोन। तो उस इनकम को इन्होंने कंपनी से एज अ लोन ले लिया। अब सबको पता है एज अ लोन, लोन लेने पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन डिविडेंड इनकम पे टैक्स है। तो डिविडेंड इनकम को इन्होंने लोन की इनकम, लोन एज अ लोन दिखा दिया, अपनी लाइबिलिटी दिखा दिया, अपनी इनकम को अपनी लाइबिलिटी दिखा दिया टैक्स बचाने के लिए। ये कैसे कर पाई? एक इन्होंने फर्जी कंपनी बनाई, क्योंकि एक नहीं सम है, मतलब कई सारी फर्जी कंपनी बना के उससे ये ट्रांजेक्शन करते रहे और अपनी इनकम को अपनी लाइबिलिटी बना बना के टैक्स की इवेजन करते रहे। द कोर्ट डिसाइडेड द प्राइवेट कंपनीज आर शैम वर सैम। शैम मतलब वही मैंने बताया कि सेम क्या है, फिर क्या बोलते हैं, फर्जी का हो एक चीज है। एंड द कॉर्पोरेट विल वाज लिफ्ट टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। अब रियल ओनर ऑफ द इनकम सबको पता है कि यहाँ दिख रहा है कौन है, लेकिन जब ये कोर्ट के जजमेंट होते हैं तो इसमें किसी का नाम लिखे, इसमें इसे ऐसी तरीके से फॉर्म कर देता है, एसएससी लिखेंगे और या रियल ओनर लिखेंगे, लेकिन रियल सबको पता है रियल ओनर कौन है, डीन सोमाजी पेटेंट है। तो ये था डीन सोमाजी पेटेंट का केस। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखो लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने का क्या केस है। वेयर इट वाज फाउंड दैट द सोल पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी बनाने का सोल पर्पस क्या था, वाज टू यूज इट एज आ डिवाइस। डिवाइस मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक मतलब एक जरिया करा गया, एक जरिया कहते हैं हिंदी में। कंपनी का पर्पस यह है कि उसे एक जरिए की तरह इस्तेमाल करना, किस लिए कि रिड्यूस द इनकम टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस टू द वर्कर। तो ये केस था द वर्कर्स। वर्कर्स को युद्ध इधर वर्सेस के इधर आया, मतलब कि वर्कर्स जो थे वे पर्सन थे जिन्हें दिक्कत थी या जिनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ या फिर जो अपने लिए न्याय मांगना चाहते हैं। तो द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर। मतलब वर्कर्स ने अपनी ही जिस कंपनी में वर्कर्स काम करते थे उसके अगेंस्ट ये केस करा था। और ये केस क्यों करा था? क्योंकि कंपनी ने कुछ फर्जी कंपनी बनाई थी जिससे वो अपनी इनकम कम कर देते थे। अब इनकम कम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो कुछ एक्ट है जैसे फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है, तो उनकी में कुछ एक लिमिट है कि अगर कंपनी ने इतनी इनकम अर्न करी तो उसे इतना बोनस देना पड़ेगा। तो ये करते थे, ये अपनी इनकम ही कम दिखा देते, अपनी इनकम कम दिखा देंगे तो उसमें उसके शेयर परचेज कर लेंगे या फिर उसकी कोई और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उनकी खुद की इनकम तो घट जाएगी। तो अपनी खुद की इनकम कम कर देते थे, खुद की इनकम कम करके ये बोनस कम कर देते थे। तो ये वर्कर्स को सही नहीं लगी। अब सही क्यों लगेगी भाई? सही बात है, जो वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं जब भी तो अन हो पा रहा है इतना। अब अन हो पा रहा है तो वर्कर्स को उनका हक मिलना चाहिए। तो वर्कर्स को बोनस प्रॉपर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने केस करा था ये। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने क्या करा था, अपलिफ्ट कर दी थी कॉर्पोरेट बिल तो रिग द रियल ट्रांजेक्शन। रियल ट्रांजेक्शन तो सबको पता है कि भाई एक दूसरी कंपनी बनी, इधर से इन्वेस्टमेंट गया तो उधर से इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो बोनस भी कम दिया जाएगा। तो ये बेचारा वर्कर्स दुखी थे। ये देखो ये अपने वो जा लिख कह रहे हैं वर्कर्स गुस्से में, आओ बाहर मिलो। और ये जो है ये मैनेजमेंट सूटकेस में लक्ष्मी या फिर गांधी जी रख के खुश है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट। A company may sometimes be regarded as an agent or trust of its member or other company and may therefore be deemed to be have the loss of individuality in the favor of its principal। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे कंपनी में समटाइम्स भी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्ट ऑफ इट्स मेंबर, कहीं कभी कभी कंपनी एज अ ट्रस्ट या एज अ एजेंट बन जाती है अपने मेंबर्स का, जो कि गलत है, या फिर किसी और कंपनी का। और अगर वो तो ये कि गलत है, और अगर इस केस में क्या होगा कि इस केस में क्योंकि वो गलत चीज़ है तो उस केस में उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी, उसकी जो सेपरेट एंटिटी थी वो खत्म हो जाएगी।
हेयर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी जो करेगी उनके बिहाफ में, क्योंकि कंपनी एक तरीके से उनकी एजेंट बन गई। देखो कोई भी हो, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट का नियम है कि अगर एजेंट की कुछ वो होगी तो उसके बिहाफ में प्रिंसिपल लायबल है। तो अगर कंपनी ही अब एजेंट बन रही है किसी और कंपनी का या किसी और मेंबर्स का, तो कंपनी की ऐसा अगर कुछ गलती होगी उनके बिहाफ में, उसके मेंबर्स या दूसरी कंपनी लायबल होगी होगी। इसी के ऊपर एक केस है। इन केस ऑफ मर्चेंट ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 का केस है ये। ए ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट टू ऑब्टेन लाइसेंसेस फॉर द व्हीकल्स, कि जो मर्चेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी ये अपने लिए लाइसेंस लेनी चाह रही थी। लाइसेंस की चीज़ का लेना चाह रही थी कि अपना ओपन करना चाह रही थी बिजनेस व्हीकल्स से ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, पैसेंजर भी। बट कुड नॉट डू सो इफ इट अप्लाइड्स ऑन नेम, लेकिन उसका खुद का नाम इतना खराब था कि अगर वो खुद के नाम से अप्लाई करती तो वो नहीं, ऐसा नहीं कर पाती। ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि अगर वो खुद के नाम से अप्लाई करती तो उसको लाइसेंस ही नहीं देती अथॉरिटी, क्योंकि सब रिकॉर्ड रहता है ना कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कैसा कर रही है। तो उसने उसने क्या करा है, उसने अपनी एक सब्सिडी फॉर्म करी एंड जो टू अप्लाई लाइसेंस, और लाइसेंस अप्लाई करा, नेम ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी क्रिएट करिए, सब्सिडी के नाम पे लाइसेंस अप्लाई करा। और जो उसकी व्हीकल्स थी, जो उसके जो मान लो व्हीकल्स कुछ भी हो सकता है, बसेस होंगी, कार्स होंगी, जो भी व्हीकल्स थी वो ट्रांसफर कर दी सब्सिडी कंपनी को। तो इस केस में क्या कहता है, इस बार हेल्ड द पेरेंट एंड द सब्सिडरी वर बी वन कॉमन यूनिट। तो इस केस में क्या था, इस केस में जो जस्टिस से या जो डिसीजन लिया गया, उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी कंपनी है और जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, उसे एक यूनिट माना जाता है, एक कॉमर्शियल यूनिट माना जाएगा, उसे एक ही कंपनी माना जाएगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस बस रिजेक्टेड, और ऐसा ट्रीट कर जाएगा कि अगर वो ओरिजिनल जो खुद की होल्डिंग कंपनी है वो लाइसेंस अप्लाई करती तो उसके साथ क्या होता, उसके साथ रिजेक्शन होता। तो जो दूसरी सब्सिडी कंपनी है उसका लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफॉल्ट लॉ। कंपनी अगर बनी है किसी फ्रॉड के लिए या फिर कुछ इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए या डिफॉल्ट करने के लिए लॉ का, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट विल का लिफ्टिंग होता है। इसका भी एक केस है। इसका केस क्या था, गिलफार्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस होन। अब क्या था, मिस्टर होन था, एक एम्प्लॉय था जो मैनेजिंग डायरेक्टर था गिलफार्ड मोटर का। तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन दी थी, लेकिन उसने क्या करा, उसने वो गिलफार्ड मोटर की कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की ही एक कंपनी बना दी अपनी वाइफ के नाम पे। तो उसके और उसने कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारे क्लाइंट सोलिसिट नहीं कर रहा, ये मेरे खुद मैं तो कर ही नहीं रहा सोलिसिट। क्लाइंट तो सेम थे, गिलफार्ड मोटर के क्लाइंट ही लेके गया था वो एक नई कंपनी में। लेकिन उसने कहा कि देखो मेरे नाम पे तो कंपनी नहीं है, कंपनी तो वाइफ के नाम पे है। तो जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट होता है ना कोई भी, देखो मैं आज मेंबर्स या जो एम्प्लॉय जाते हैं तो उनके बीच से कॉन्टैक्ट हो जाता है कि आप हमारे क्लाइंट सोलिसिट नहीं करेंगे। जैसे मान लो शेयर एंटर करने के बाद अगर कोई आर्टिकलशिप पे जाएगा तो प्रिंसिपल कह देते हैं कि जो हमारे क्लाइंट होंगे ना आप सोलिसिट नहीं करेंगे, इतने साल तक नहीं करेंगे, और इतने जुड़ी एक एरिया रख देते हैं कि मान लो हमारे ऑफिस से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कुछ भी रख देते हैं कि इतने किलोमीटर तक के क्लाइंट का आप नहीं ले सकते केस। तो इसी तरीके से यहाँ है। तो गिलफार्ड मोटर और होर्न के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप हमारे क्लाइंट सोलिसिट नहीं करेंगे। तो गिलफार्ड मोटर ने क्या करा, अपनी वाइफ के नाम से एक कंपनी बनवा दी और उसने सेम क्लाइंट सोलिसिट करना चालू कर दिया अपनी वाइफ की कंपनी में। तो उस केस में क्या था, जो जजेस थे उन्होंने कहा कि हालांकि आप और वाइफ अलग हैं, लेकिन आपने क्या करा, आपने डिसीव करने के लिए फर्जी कंपनी बनाई है। तो उस केस में आपकी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगी और जो आपको और कंपनी को इक्विटी मान के हम कंपनी को फर्जी कंपनी मानते हैं और कंपनी के जो ऑपरेशन है उन्हें क्लोज करते हैं। तो ये थे कॉर्पोरेट बिल के लिफ्टिंग के केस। ट्रेडिंग विद एनिमी, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड circumvent of tax, and where the companies form other companies as their subsidiary to act as an agent, या फिर to avoid legal obligation, या फिर जो हमने लास्ट में पढ़ा where device of incorporation is to adopt for some illegal or improper purposes। ये केस थे। तो इतना हमने कल की लेक्चर में पढ़ा था जिसकी वीडियो क्वालिटी में
ठीक थी, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में कुछ दिक्कत थी। तो इस वजह से मैंने उसके जस्ट बाद पीपीटी बना ली। अब जो आज मॉड्यूल से पढ़ेंगे उसकी मैं पीपीटी बना के नेक्स्ट लेक्चर में, जो एक दिन पहले पढ़ेंगे उसे हम अगले दिन रिवाइज करेंगे, और जो पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसे वन शॉट में पीपीटी से, ये पीपीटी से ही वन शॉट में रिवाइज कर देंगे 1 से 1.5 घंटा लगा के। तो इतना था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वीडियो 2 है इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, 2A एंड 2B। 2A में तो मैंने जो कल का था वो रिवाइज करा, क्योंकि कल की वीडियो में दिक्कतें थी। अब 2B जो पार्ट होगा इसके जस्ट बाद वाला, उसमें मैं आगे का करा दूंगा, और फिर उसकी पीपीटी बना लूंगा उस लेक्चर के बाद। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, अपना कर देंगे कंपनी लो पूरा, ये पूरा इंटर ये फाउंडेशन का अपना लो कर लेंगे। इसके बाद अपना एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में, और क्या है। ठीक है फिर।